हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 में 5 अंक का पूछा जा सकता है। तो भाई 5 अंक चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा, 5 अंक पक्के हो जाएंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, मज़ेदार वीडियो होने वाली है और ये क्वेश्चन आपको रटने वाला है। आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो की। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 अंक देने वाला, तो 5 अंक में एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित। तो सबसे पहले होता क्या है, तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलती है। कोई चीज़ जैसे तेल मेल का जो जनरेटर देखा आपने, जनरेटर में आप क्या डालोगे? तिल मिल डाल के उसे घुमाते हो जनरेटर को, और क्या बना देते हो? लाइट बनाते हैं। आप शादियों में आपने देखा होगा जनरेटर, तो ऐसे ही काम करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को कैसे बना दिया उसने? विद्युत ऊर्जा बना दी, यानी लाइट जला दी। जैसे आप चित्र में देख सकती हो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ। यहाँ पर क्या लगे हुए? तार, और तार से क्या चला गया? बल्ब। जब हमने क्या किया हमने इसको हमने घुमाया, इस कुंडली को हमने घुमाया, तो ऐसे ही उसमें हम क्या करते हैं, जब हैंडल लगा के उसको घुमाते हैं तो बल्ब जल जाता है, लाइट बन जाती है। ठीक है, तो सेम वही काम है इसमें। तो देखिए, और मेन होता है इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत क्या होगा कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेज़ी से घुमाया जाता है, तेज़ी से क्या करेंगे हम? घुमाएंगे उस कुंडली को, तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी प्राप्त होती है। वो किसके रूप में प्राप्त हो जाती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। जो घुमाने में कुंडली में जो कार्य करना पड़ता है वो वही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है सिद्धांत कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत धारा या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी वही काम हो जाता है कि उस कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाता है उसका सिद्धांत होगा। यानी हमने बात की कि प्रत्यावर्ती धारा जनित होता क्या है, तो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और सिद्धांत की बात की जाती है तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है लगातार, और जो इसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और कुंडली में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। फिर होती है इसकी संरचना, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। संरचना में किसके 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग की बात की जाए तो पहला तो होता है आपका क्षेत्र चुम्बक। देखेंगे आपको यहाँ पर लिखा है क्षेत्र चुम्बक होता है। पहले क्या होता है? चुम्बक एन और एस। आपने चुम्बक देखी हो तो चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं? 2, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी एन और एस 2 ध्रुव होते हैं। एक होती है आर्मेचर कुंडली। क्या होती है? आर्मेचर कुंडली, ये होती है आर्मेचर, दूसरा भाग हुआ है। और तीसरा भाग होता है सर्पी वलय। क्या होता है? सर्पी वलय। और सर्पी वलय से ये क्या जुड़े होते हैं? ये होते हैं बुरुश। इनको आप नाम देना चाहो तो इसको हम अलग से नाम लिख दें तो ये होते हैं बुरुश होते हैं। क्या होते हैं? बुरुश, कार्बन की पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं बुरुश हो जाते हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं कि इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले की बात करें, क्षेत्र चुम्बक होता है। तो क्षेत्र चुम्बक होता क्या है? तो एक शक्तिशाली चुम्बक NS होता है। देखिए, एक शक्तिशाली चुम्बक NS होता है, इतनी बात हो जाएगी। इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो चुम्बक के ध्रुव N से S की ओर जाती हैं, जो बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ से की ओर जाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र में N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। तो क्या हो जाएगा? पहली क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक शक्तिशाली क्षेत्र होता है जैसे N और S होता है, और इसमें बल रेखाएं N से S की ओर गुजरती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? ध्रुव N से S की ओर जाती हैं। फिर होती है आर्मेचर की। तो यह आर्मेचर की बात की जाती है तो एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो तांबे के तारों को लपेट कर बना जाती है। किसकी बनी होती है? तांबे के तारों की बनी होती है। तो देख सकते हैं क्या होती है
कि चुंबक के ध्रुव के बीच, यानी क्या होगी, ध्रुव यानी N और S के बीच में वे स्थित होती है, चुंबक के ध्रुवों के बीच में स्थित होती है। तो चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथककृत तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। किसकी बनी होती है, लेकिन तांबे के तारों की बनी होती है और किनके बीच में स्थित होती है, तो चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में स्थित होती है। फिर बात होती है अगले पॉइंट की सर्पी वलय। सर्पी वलय होते क्या हैं, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है। कैसे होगा, ये क्या होंगे, तांबे के छल्ले होंगे, कुंडली के सिरों का संबंध इनसे होता है। तो क्या होंगे, तो कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि क्या होते हैं, एक दूसरे से दूरी, कुछ दूरी पर होते हैं और एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। तो देखिए कुंडली के साथ घूमते हैं। तो सर्पी वलय होते क्या हैं, जो कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, वो कुंडली के उसी अक्ष पर जहाँ पर हैं स्थित वहीं पर घूमते रहते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्पी वलय होते हैं। फिर सर्पी वलय की बात होती है, उसमें जुड़े होते हैं बुरुश। सर्पी वलय से दो कार्बन के बुरुश X व Y स्पर्श करते हैं। एक होती है दो कार्बन की पत्तियां X और Y होती हैं, जो किससे जुड़ी होती है, सर्पी वलय से जुड़ी होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, बुरुश बोलते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है इसकी कार्यविधि। क्या होती है, कार्यविधि। तो इतना आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद लिखनी होती है कार्यविधि। तो कार्यविधि आपको स्वयं लिखना है, बस मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखनी होगी। तो ठीक है, पहले जो हमने सिद्धांत लिखा है उसी से हम क्या बनाएंगे, हम कार्यविधि बनाएंगे। ठीक है, कार्यविधि बनाएंगे। तो हमने अभी क्या बनाया है कि अभी हम एक आयताकार कुंडली है ABCD है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना आपको, एक आयताकार कुंडली है ABCD। तो हो जाएगा कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली जितनी भी जो बल रेखा बताइए N से S की ओर गुजरेंगी। तो जब आयताकार कुंडली ABCD, ये समझे वही, जब किसी बंद कुंडली को तो हम नाम दे देंगे उसके लिए ABCD। तो जब कोई आयताकार कुंडली, आर्मेचर कुंडली ABCD जो घूमती है, तो उसमें से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, यानी फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन हो रहा रहता है, जिसके कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे बोलते हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे मान लेते हैं अगर कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में, यानी इस दिशा में ऐसी घूम रही है, कुंडली कैसी घूम रही है, तीर लगा है, इस दिशा में घूम रही है, तो क्या होगा कि जब कुंडली घूमेगी तो A और B कैसी तरफ आ जाएंगे, C और D के ऊपर तरफ आएंगे कि नहीं, यानी ये हो जाएगा आधा चक्कर हो जाएगा। तो कुंडली में जो धारा होगी, तो क्या होगी, जो कुंडली में धारा होगी ऊपर उठाएगा, CD कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। और सबसे पहली मेन बात होती है, तो ये किसके ऊपर किस नियम पर काम करते हैं, तो फ्लेमिंग के, ठीक है, किसके नाम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करते हैं। ठीक है, ये कुंडली किस पर, दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करती है। किस पर, नियम पर काम करती है। तो हमें लिखना क्या है कार्यविधि में, कि जब किसी आर्मेचर कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में तेज़ी से घुमाया जाता है, तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर आगे आपको अगर और लिखना हो, तो अगर कुंडली किस दिशा में घूम रही हो, अगर कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही हो, तो AB सिरा, कुंडली का AB सिरा ऊपर की ओर तथा CD सिरा कहाँ होगा, कुंडली के नीचे की ओर होगा। यानी जो किसके नियम के आधार पर होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें प्रेरित की जो क्या होगी, प्रेरित की धारा, प्रेरित जो धारा इसमें निकलनी होगी, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार उसी दिशा में, जिस दिशा में घूम रहे हैं दक्षिणावर्त दिशा में, उसी दिशा में क्या उत्पन्न होगी, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर क्या हो, धारा बात होगी किसकी, यहाँ पर देख सकते हैं कि धारा जो बुरश X से निकल रही है और कहाँ की ओर जा रही है, बुरश Y की ओर क्या कर रही है, Y की ओर बाहर धारा जा रही है। फिर ऐसे ही फिर दूसरा हो जाएगा, फिर जब अगला चक्कर घूमेगा तो CD ऊपर हो जाएगा और AB नीचे हो जाएगा, तो फिर धारा की दिशा बदल जाएगी। इस प्रकार धारा की दिशा बदलती जाती है और इतना आप कार्यविधि में लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको इसमें जो लिखना पड़ेगा कि जब किसी
आयताकार कुंडली यानी आर्मेचर कुंडली ABCD को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर अगर आप और बात करना चाहें तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के दाएं हाथ के नियम पर काम करती है। अगर कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही हो तो कुंडली का AB सिरा ऊपर की ओर तथा CD सिरा नीचे की ओर होगा। कहाँ पर होगा? नीचे की ओर होगा। तो अतः उसमें क्या धारा की दिशा भी वही होगी। तो उसमें धारा की दिशा कैसे होगी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो दक्षिणावर्त दिशा में ही उसकी क्या होगी? धारा होगी। तो धारा कहाँ से जा रही है? देखिए तब धारा ब्रश X से Y की ओर जा रही है। ब्रश X से निकलती हुई इसी दिशा में घूम रहे हैं तो ब्रश की पत्तियाँ X ब्रश भी उसी दिशा में घूमेगा तो X से क्या निकलेगी? धारा निकलेगी और किसकी ओर जाएगी? Y की ओर। फिर जब CD ऊपर आ जाएगा तो धारा की दिशा बदल जाएगी, ऐसी धारा बदलती जाएगी। तो ठीक है, फिर जब CD ऊपर आ जाएगा और AB कहाँ पर जाएगा? नीचे की ओर आने लगेगा तो परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, फिर या Y से X की ओर हो जाएगी। तो मतलब इसी प्रकार धारा की दिशा बदलती जाएगी। तो यही इसी कारण क्या कहते हैं? परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार में उत्पन्न हो जाती है। आप जितना भी चाहो अपने हिसाब से कार्यविधि को बना सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।